कैसे हैं दोस्तों। आज का जो एपिसोड होने वाला है उसमें हम लोग ऊना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सारा कवर करेंगे। हम लोग सामान्य ज्ञान जो है वो कवर करेंगे ऊना का। देन उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे संक्षिप्त में जो इसका इतिहास है, फिर रियासतों की बात करेंगे। देन स्वतंत्रता संग्राम में ऊना का क्या रोल है और किस किस ने पार्टिसिपेट किया था। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऊना की जो अर्थव्यवस्था वो क्या है, ऊना का गठन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और लास्ट में हम भौगोलिक देखेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज जो भी रहेंगे ऊना के बारे में। चलिए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान से। तो दोस्तों ये हमारा ऊना है। अगर आप यहाँ पे हिमाचल का मैप देखते हो तो ऊना जो है वो साउथ वेस्ट में पड़ता है हिमाचल के। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, मैं लेजर पॉइंटर का यूज़ करूँगा। तो ये हमारा ऊना पड़ता है। और अगर हम इसके नेबर्स की बात करें, इसके कौन कौन से नेबर्स आते हैं, तो इसके जो उत्तर में अगर आप देखोगे जो ये है वो कांगड़ा आता है, पूर्व में इसके हमीरपुर आता है, एंड अगर आप साउथ में देखोगे तो इसके बिलासपुर आता है, और इसके अगर वेस्ट में देखोगे पंजाब आता है पश्चिम में। यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक है। जो बिलासपुर की एग्जैक्ट लोकेशन वो है दक्षिण पूर्व के उसमें है, बट कुछ ऑप्शंस में क्या है कि दक्षिण में भी पूछा जाता है और बिलासपुर एज एन ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप दक्षिण में भी बिलासपुर लिख सकते हो, अगर दक्षिण पूर्व आया है तो वहां पे आप बिलासपुर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ऊना का थोड़ा सा एक ये हमने डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 1972 में जब पुनर्गठन हिमाचल का हुआ था, ऊना हमीरपुर और दो जिले बन के आए थे कांगड़ा से। ठीक है, और उसकी स्थापना जो है ऊना की वो जो सितंबर 1972 में हुई थी। साक्षरता दर में 86.53 के करीब इसकी वो है। और एरिया वाइज देखोगे तो इसकी जो एरिया है वो 1540 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1540 वर्ग किलोमीटर है। घनत्व जनसंख्या का 338 है, जो हमीरपुर के बाद दूसरे नंबर पे आता है। और जो सबसे ज़्यादा ऊना की डेकेडल ग्रोथ है यानी कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है 16.26 के करीब है, जो सबसे ज़्यादा है हिमाचल में। ठीक है, और 814 के करीब इसके गांव हैं, जिसमें से 758 गांव जो है वो आबाद हैं, बाकी जो है वो अभी आबाद नहीं है। 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और 5 ही इसकी तहसीलें हैं। 8 इसकी उप तहसीलें हैं और 5 इसके विकास खंड हैं। तो अभी इसका देख लेते हैं संक्षिप्त इतिहास ऊना का। तो जो ऊना का जो नाम है वो ऊना शहर की जो नींव रखी थी वो रखी थी बाबा कलाधारी जी ने। और कलाधारी जी थे वो गुरु नानक देव जी की पीढ़ी के वंशज थे, और जो वो 9वीं पीढ़ी के थे गुरु नानक देव जी के। और गुरु नानक देव जी के जो पीढ़ी है उनको ही बेदी कहा जाता है। और बेदी उनको इसलिए कहा जाता है कि माना जाता है कि उन लोगों ने वेदों का अध्ययन किया हुआ था। ठीक है, आज भी ऊना में जाओगे तो बेदियों का एक तो गुरुद्वारा है, और माना जाता है कि वो सारे गुरु नानक देव जी के डिसेंडेंट्स हैं। ठीक है, ऊना नाम पढ़ने की जो कहानी है उसकी कोई खास पुख्ता जानकारी है नहीं, बट माना जाता है कि जो बाबा कलाधारी जी थे वो हमेशा एक पंजाबी में बोलते रहते थे कि ऊना दी कृपा या ऊना ने करना। ऊना मतलब ही वाज रेफरिंग टू द गॉड। ठीक है, तो वो ऊना की वजह से इसका नाम ऊना हो गया। दिस इज द वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड द सेकंड में क्या था कि माना जाता है कि जो ये जहाँ पे बाबा कलाधारी जी रहते थे वो एक हिल टॉप पे था, और इस हिल टॉप का नाम ऊना था, तो उसकी वजह से उसका नाम ऊना पड़ जाता है। जीके का कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एनीवेज फॉर योर इन्फॉर्मेशन यू शुड बी नोइंग इट, राइट। आपको पता होना चाहिए कि ऊना का नाम कैसे पड़ा है। ठीक है, कलाधारी जी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और गुरु नानक देव जी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना कि जो ऊना है वो 2 रियासतों से मिलके बना हुआ है। पुराने काल में 2 रियासतें होती थी, एक तो जसमा दून होती थी और एक कुटलैहड़ होती थी। इन 2 रियासतों से बनकर ऊना बना हुआ है। जसमा दून जो है वो एक कांगड़ा रियासत से ही टूट के एक रियासत बनी थी। ठीक है, जो कांगड़ा रियासत से जो पहली रियासत टूटी थी और अलग हुई थी उसका नाम जसमा दून था। वो सारा जो आपको जाता है वो ऊना वालों को जाता है। ठीक है, कांगड़ा रियासत से पहली रियासत आपने तोड़ के अलग से ले ली थी। ठीक है,
और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि कांगड़ा रियासत से अलग होने वाली सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो वो भी ऊना में कुटलैहड़ रियासत थी। तो देखो ऊना के लिए ऊना वालों को किताब हासिल हो गए, राइट। थोड़ी सी बात कर लेते हैं जसमा रियासत की, हालांकि मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। जसमा जो रियासत है वो 1170 के करीब पूरब चंद जी हुआ करते थे, कटोच वंश के। कांगड़ा की जो कटोच डायनेस्टी थी, राजवंश था, वहां से पूरब चंद जी हुआ करते थे। तो कुछ तो मतभेद हुए, उनके बड़े भाई परम चंद या कहीं जगह पे पूर्ण चंद या पदम चंद भी लिखा हुआ है। तो उनसे उन्होंने मतभेदों के होते हुए अलग होकर उन्होंने एक रियासत बना ली, जिसका उन्होंने नाम दिया जसमा रियासत। और जसमा रियासत और के जितने भी आगे लोग हुए, उनको जो सरनेम है, जो उपनाम है, वो जसवाल लगाते हैं। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जितने भी ऊना में जसवाल या जायसवाल हैं, वो सारे जसमा रियासत के डिसेंडेंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं कुटलैहड़ की बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी बात कर लेते हैं ऊना का जो आधुनिक रूप में ऊना अस्तित्व में कैसे है। तो क्या था कि 1966 से पहले तो ऊना था पंजाब में, होशियारपुर जिले की ये तहसील हुआ करता था। ठीक है, तो इस तहसील में ऊना के अनंतपुर साहब, ये सारा एरिया ऊना में ही आता था। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि 1966 में होती है पुनर्गठन पंजाब का। तो क्या डिसीजन होता है कि जो पहाड़ी राज्य हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वो दे दिया जाता है हिमाचल को। तो ऊना कांगड़ा के साथ और लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला, सोलन वाली साइड से जो कुछ एरिया पंजाब के अंडर आते थे, वो सारे चले गए हिमाचल में। तब 1966 से लेकर 1972 तक, 1 सितंबर 1972 तक ऊना जो था वो कांगड़ा की एक तहसील बन जाता है। देन 1972 1 सितंबर को YS परमार जी के शासनकाल में, तब वो मुख्यमंत्री थे, तो हिमाचल का पुनर्गठन होता है फिर से। और फिर क्या होता है कि 3 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं कांगड़ा से। एक तो कांगड़ा रह जाता है, उससे एक हमीरपुर निकल के आता है, देन उसके बाद निकल के आता है ऊना। सो तब से लेके ऊना अस्तित्व में है। 1 सितंबर 1972 इसकी गठन बोल सकते हो, स्थापना बोल सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू हाउ डू यू वांट टू से इट। ऑलराइट, बात करते हैं रियासतों की। तो मैंने शुरुआत में बोला था कि जो रियासतों में ऊना 2 रियासतों से मिलके बना हुआ है। एक तो जसमा रियासत थी, जिसकी राजधानी आम्ब में थी। दोस्तों, जो ये ना आप नोट करते चलिए, जो आपको राजधानी है या कुछ नाम है, राइट। तो जसमा रियासत की राजधानी आम्ब के पास एक जगह पड़ती है राजपुरा। अभी भी वहाँ पे डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स हैं, मतलब जो खंडर हैं, वो भी अगर आप आम्ब साइड में जाओ राजपुरा को, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो जसमा रियासत उन्होंने राजधानी पूरब चंद जी ने बना दी यहाँ पे राजपुरा में। और दूसरी रियासत जो बिल्कुल बड़ी छोटी सी रियासत थी, उसका नाम था कुटलैहड़। तो उसकी जो राजधानी थी वो थी कोट कुटलैहड़, या कई जगह पे कोट कहलूर भी लिखा हुआ है। तो कभी भी ऑप्शंस में ये दोनों ऑप्शन इकट्ठे नहीं आएंगे, कोट कुटलैहड़ या कोट कहलूर। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो आप। हालांकि ये कंफ्यूजन है कि कोट कुटलैहड़ है या कोट कहलूर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो बात करते हैं जसमा रियासत की। ठीक है, जसमा थोड़ा सा मैं फास्ट बोलूंगा दोस्तों, सो दैट कि जो आपका ये वो है कवर हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, और आई विल ट्राई कि क्लियर बोलूं ताकि आपको भी समझने में समस्या ना हो। ठीक है, थोड़ा सा आज तबीयत ठीक नहीं है, बट आई विल ट्राई कि सब कुछ ठीक से हो जाए। ठीक है, तो जसमा रियासत की बात करते हैं कि जितना भी आज का ऊना का मेजॉरिटी, अधिकतर एरिया है, वो सारा जसमा दून के अंडर आता था। ठीक है, और जसमा दून जो है कांगड़ा रियासत से अलग होने वाली पहली रियासत हुआ करती थी। सो फर्स्ट ऑफ शूट ऑफ द कांगड़ा रियासत वाज जसमा रियासत। इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी पूरब चंद जी ने, राजा पूरब चंद, इन्होंने स्थापना करी थी। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि ये अपने भाई जी से थोड़ा, इनके बड़े भाई थे, जब राजा के जो कांगड़ा के तब के राजा थे, राजा परम चंद, या कई जगह पदम चंद लिखा हुआ है या पूर्ण चंद भी लिखा हुआ है, उनसे इनका कुछ तो मतभेद होता है। उनसे रुष्ट होकर ये क्या करते हैं कि एक जसमा एरिया में यहाँ पे एक आके रियासत बना लेते हैं, और जिसका वो नाम देते हैं जसमा दून, और उसकी राजधानी बना लेते हैं राजपुरा में, जो कि अम्ब के पास है। ठीक है, और इसको जसमा दून इसलिए क्या कहा गया क्योंकि ये 2 शिवालिक पहाड़ियों के बीच में थी। ठीक है, और एक तो चिंतपूर्णी धार, और दूसरा जो पहाड़ियाँ पंजाब को हिमाचल से अलग करती हैं, उनके बीच का जो प्लेन एरिया था, मोस्टली जो इनकी कार्य क्षेत्र था वहाँ पे था। तो जसमा दून के नाम से इन्होंने वहाँ पे एक रियासत बना दी। और आज तक जो जसमा दून के लगभग 27 के करीब राजा हुए हैं,
और लगभग ये इसी इसी एरिया में एक्टिवेट थे। ठीक है, ज्यादा जानकारी जस्मा की मिलती नहीं है जब तक अकबर की एंट्री नहीं होती है। तो लगभग 1772 के करीब अकबर का कुछ मतभेद हो जाता है राजा जयचंद कांगड़ा के साथ, तो वो उनको बंदी बनाने के चक्कर में थे। और गुलेर के राजा थे एक रामचंद, उनकी मदद से क्या करते हैं कि अकबर इनको बंदी बना लेते हैं जयचंद जी को। ठीक है, और तब जो राजा थे यहाँ के वो गोविंद चंद थे जस्मा के। तो जस्मा हालांकि कांगड़ा से ही अलग हुई थी, तो जयचंद जी ने गिरफ्तार होने से पहले एक बार गोविंद चंद जी को बोला कि भैया मेरे को तो गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, बट यू डू वन थिंग, आप एक काम करिए कि जो कांगड़ा किला है और जो कांगड़ा रियासत है उसके आप केयर टेकर बन जाइए। तो जयचंद जी ने उनको एक संरक्षक बनाया था कांगड़ा का किले का, और उनके पुत्र थे बिधि चंद जी, उनका संरक्षक बनाया। अल्टीमेटली गोविंद चंद जी थोड़े टाइम तक तो उन्होंने मुगलों का थोड़ा वो विरोध किया, बट देन ही अंडरस्टूड कि मुगलों की जो सेना वो बड़ी सेना है, और अल्टीमेटली कुछ तो उन्होंने नेगोशिएशंस किया और जो जस्मा और जो कांगड़ा है वो चला गया मुगलों के अधीन। हालांकि जो आधिपत्य था वो जो शासन रहा वो राजाओं को ही रहा, बट वो अधीन हो गए मुगल साम्राज्य के अधीन अकबर के टाइम में। ठीक है, तो अकबर एक क्वेश्चन आता है कि अकबर के जो समकालीन राजा कौन थे जस्मा के, तो जस्मा के राजा थे गोविंद चंद, और अकबर के समकालीन जो कांगड़ा के राजा थे वो थे जयचंद, फिर उनके पुत्र बिधि चंद। ठीक है, तो इनके जो गोविंद चंद जी के पोते थे अनिरुद्ध चंद, इन्होंने 2 बार लगभग मुगलों के अगेंस्ट विद्रोह किया था। ये भी एक जीके का क्वेश्चन कभी कभी आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब बात आती है लगभग 1700 के बाद, 1700 ईस्वी के बाद क्या होता है ना कि मुगलों का जो पतन है औरंगजेब के बाद लगभग खत्म हो जाता है 1707 के बाद। फिर उसके बाद इनकी जो एरिया था वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, और उसका फ़ायदा सिख उठाते हैं, उधर से मराठा उठाते हैं। और जो मुगलों को मेन नुकसान जो दिया वो दिया अहमद शाह दुरानी ने। ठीक है, तो उन्होंने मुगलों को और कमज़ोर कर दिया, और जिसकी वजह से सिखों का वहाँ पे उदय होता है। तो फिर होता क्या है कि 1786 से लेके 1804-5 तक कांगड़ा के राजा होते हैं संसार चंद। ठीक है, और वो भी एक यहाँ पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, तो वो सभी जो ये रियासतें हैं उनको अधीन कर लेते हैं। जस्बा भी उसके अंडर आ जाती है, बट उनके बढ़ती हुई शक्ति से जो ये राजा थे वो सारे बहुत दुखी होते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं कि ये गोरखों को बुलाते हैं 1804 या 5 में, और उससे गोरखों का साथ देके, जिसमें उमेद सिंह जस्मा के राजा वो भी गोरखों का साथ देते हैं, और वो गोरखों से राजा संसार चंद को हरवा देते हैं। बट उसके बाद 1809 में क्या होता है कि रंजीत सिंह और संसार सिंह जी की एक संधि होती है, ज्वालामुखी संधि। उसके अंतर्गत रंजीत सिंह गोरखों के साथ लड़ाई करते हैं, गोरखे हार जाते हैं, और जो क्षेत्र यह है ये सिखों के उसमें आ जाता है, अधीन आ जाता है 1809 में। हालांकि जो ये सिख साम्राज्य में जस्मा को जब मिलाया जाता है वो 1815 में मिलाया जाता है। होता क्या है कि 1815 में जो सिख राजा थे रंजीत सिंह, वो एक सभा बुलाते हैं पहाड़ी राजाओं की सियालकोट में। ठीक है, थी उसकी सुपरमेसी दिखाने के लिए, कि अधीनता के लिए, कि अभी जो शासन है वो उनका है। तो जस्मा और नूरपुर के राजा वहाँ पे नहीं जाते हैं, कारणवश नहीं गए। हो सकता है कि उनको अधीनता स्वीकार नहीं थी, जिसकी वजह से अभी वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह वॉज राइजिंग स्टार, बहुत बड़े वॉरियर थे। तो ये जब नहीं जाते हैं वहाँ पे उमेद सिंह, तो इन पर जुर्माना लगा देते हैं, जो जुर्माना उमेद सिंह जो चुका नहीं पाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो अपनी जो रियासत है उनको रंजीत सिंह को दे देते हैं, और जागीर ले लेते हैं 12,000। जागीर का मतलब ये होता है कि आपकी जमीन के बदले, आपकी प्रॉपर्टी के बदले आपको कुछ सालाना राशि दी जाएगी, उसको जागीर बोलते हैं। फिर होती है एंग्लो सिख बार होती है, सेकेंड एंग्लो सिख बार होती है 1800
48 और 1849 के बीच में। उसमें क्या है कि अभी जो जस्मा है वो आ गया है आपके रंजीत सिंह के अंडर। तो फिर क्या हो गया कि जो अभी रंजीत सिंह जी किसका साथ देंगे, सॉरी अभी जो उमेग सिंह राजा हैं वहाँ पे वो किसका साथ देने वाले हैं, वो साथ देंगे रंजीत सिंह का। अभी होता क्या है कि वहाँ पे हार जाते हैं ये सिख, अंग्रेजों से हार जाते हैं, और उसके बदौलत जस्मा को क्या कीमत भुगतनी पड़ती है कि जो उमेग सिंह और जो उनके पुत्र जय सिंह थे उनको गिरफ्तार करके अल्मोड़ा की जेल में भेज दिया जाता है। बताया जाता है कि 1877 के करीब वहाँ पे अल्मोड़ा में राजा उमेग सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, और उमेग सिंह जी जो थे वो जस्मा के अंतिम राजा थे। हालांकि इसके उत्तराधिकारी तो काफ़ी बने, लेकिन अंतिम राजा थे। अंतिम राजा इसलिए है कि उसके बाद जस्मा पे जो राज आ जाता है वो आ जाता है अंग्रेजों का, और अंग्रेजों ने उसके बाद किसी को भी राजा की उपाधि नहीं दी। हालांकि उसके बाद 1879 यानी कि 1889 को क्या होता है कि उमेग सिंह जी के जो पोते होते हैं रण सिंह, उनको 21 गांव दोबारा से वापस दे दी जाती है जागीर, जो कभी उमेग सिंह जी की जागीर हुआ करती थी। ये सब कुछ होता है जो जो जम्मू के राजा गुलाब सिंह जी थे उनकी रिक्वेस्ट पे अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों से उन्होंने रिक्वेस्ट करी और अंग्रेजों ने 21 गांव की जो जागीर थी वो वापस दे दी। बाद में यही रण सिंह गुलाब सिंह जी की पोती के साथ विवाह करते हैं, विवाहिक रिश्ते हो जाते हैं, और उनको कुछ रियासत और दी जाती है जम्मू के राजा की तरफ से। ठीक है, तो ये तो स्टोरी थी जस्मा की। मेन हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं, ठीक है ये तो हमने देख लिया है। अभी बात करते हैं कुटलैहड़ की, इसका नाम था कुटलैहड़। सो कुटलैहड़ जो थी कांगड़ा रियासत से अलग होने वाली सबसे छोटी रियासत थी। हालांकि इसके गठन के बारे में जानकारी नहीं है, कुछ प्रमाण नहीं है, बट माना जाता है कि लगभग ये 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में ये जो रियासत है वो बनी है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा कभी, क्योंकि इसमें अभी भी कुछ डाटा साफ नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, प्यार से सुनिए। तो एक ब्राह्मण थे जसवाल सिंह, तो उन्होंने क्या करा कि जो तलहटी का एरिया है, जो इस साइड का एरिया था, ये कुटलैहड़, बंगाणा, शातलाई, तो इस एरिया में क्या करा कि यहाँ के गांव पे उन्होंने एक अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया, और इन्होंने जो राजधानी बनाई वो कोट कुटलैहड़ बनाई। ठीक है, तो इस रियासत, छोटी सी रियासत थी, वहाँ पे वो शासन करने लगे, और ब्राह्मण थे बट फिर वो बाद में राजपूत बन गए, क्षत्रिय बन गए, ऐसा माना जाता है। आगे इन्होंने, इनके जो पुत्र और पौत्र थे, क्योंकि कुटलैहड़ बहुत छोटी सी रियासत थी, तो इनके पुत्र और पौत्र ने जाके भज्जी और कोटी रियासतों की स्थापना करी। ठीक है, तब से लेकर आज तक, मतलब जब तक भी ये रही है, लगभग 40 के करीब राजाओं ने इस पे राज किया है कुटलैहड़ पे। फिर बात आती है जब मुगलों का पतन होना स्टार्ट हो जाता है और अहमद शाह अब्दाली जो है या दुरानी है भारत में आ गए हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि घमंड चंद को, जो संसार चंद के पिताजी थे, उनको गवर्नर बना देते हैं जलंधर का। और मुगलों के पतन का सबसे ज़्यादा फायदा जो उठाते हैं वो उठाते हैं घमंड सिंह। जहाँ पे भी उनको दिखता है कोई कमज़ोर शासक है, तो वहाँ पे जाके वो क्या कर लेते हैं, अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान वो लोग इस कुटलैहड़ के उत्तरी प्रांत चौकी पे हमला करते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो कांगड़ा रियासत का फिर से इंटरफेयर जो है कुटलैहड़ में होना स्टार्ट हो जाता है। फिर संसार चंद आते हैं 1786 के करीब, वो क्या करते हैं, कुटलैहड़ पे कब्जा कर लेते हैं, उसको डिमोलिश कर देते हैं, मतलब नस्ते नाबूद कर देते हैं फिर से। और फिर क्या होता है कि जो कुटलैहड़ के शासक थे वो काफ़ी, अभी संसार चंद बहुत बड़े राजा हो गए हैं। ठीक है, मुगलों की वहाँ पे मुगल है नहीं। ठीक है, और कोई जो आसपास कोई खड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो वो ये लोग क्या करते हैं कि कुटलैहड़, जस्मा या जितने भी दतारपुर, जितने भी पहाड़ी राजा थे, ये लोग क्या करते हैं, गोरखों को बुलाते हैं, अमर सिंह थापा को, और इनकी लड़ाई होती है महल मोरिया हमीरपुर में, जिसमें संसार चंद को ये लोग हरा देते हैं। तो 1804-05 में ये लड़ाई होती है। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो कुटलैहड़ रियासत है फिर से स्थापित हो जाती है। जो इनके रूलर्स होते हैं वो फिर से रियासत को, क्योंकि संसार चंद को वो लोग हरा देते हैं। फिर 1809 में क्या आता है कि
गोरखों को राजा रंजीत सिंह हरा देते हैं, और जो कुटलैहड़ है वो आ जाती है 1809 में राजा रंजीत सिंह के अंडर। 1809 से लेके 1825 तक ये राजा रंजीत सिंह के अंडर रहती है। फिर कभी ना कहीं सिखों का भी थोड़ा सा पतन होना स्टार्ट हो जाता है। तो 1825 में एक महान जो एक शक्तिशाली राजा हुए कुटलैहड़ के राजा नारायण पाल, तो उन्होंने कोटबाहक जो किला था उसके लिए राजा रंजीत सिंह से लड़ाई करी थी, और कहा जाता है कि वो जीत गए थे। ठीक है। फिर जो अंतिम राजा आते हैं इसके कुटलैहड़ के, वो होते हैं राजा बृजमोहन। ये अंतिम शासक थे। फिर होता क्या है कि 1848 के करीब, अभी जब अंग्रेजों ने सिखों को के साथ लड़ाई चल रही है, तो उसी दौरान क्या होता है कि जो विक्रम सिंह बेदी हैं वो विद्रोह कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और ऊना को जो है वो स्वतंत्र करा लेते हैं अंग्रेजों से। बाद में जो सुजान सिंह बेदी थे वो ऊना को फिर से बेदी डायनेस्टी के अंडर लेके आ जाते हैं। तो ये सुजान सिंह और विक्रम सिंह बेदी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अंतिम शासक जो है वो बृजमोहन इम्पोर्टेंट है। कोटबाहक जो किला है वो इम्पोर्टेंट है। राजा जो नारायण पाल है वो है इम्पोर्टेंट है, राइट। और घमंड सिंह ने जब आक्रमण किया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है, एक बार देखिएगा जरूर। एक क्वेश्चन और आता है कुटलैहड़ से कि जो 2 रानियां थी कुटलैहड़ से, उन्होंने तातर खान के खिलाफ सरहिंद में एक लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। वो 2 सॉरी ये कुटलैहड़ थोड़ा गलत लिखा हुआ है। 2 रानियां थी, रानी कुमकुम देवी और रानी धनसार देवी। तो इन्होंने तातर खान या तातार खान के अगेंस्ट सरहिंद में जो लड़ाई हुई थी उसमें भाग लिया था। तो इतनी सी कहानी है हमारी कुटलैहड़ की। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि ऊना में स्वतंत्रता जो संग्राम में किसका क्या रोल रहा। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो जरूर लिखिएगा। तो ऊना का जो स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो 19 मई 1857 के करीब ऊना में भी विद्रोह हो गया था स्वतंत्रता संग्राम का। बट 1905 में ऑफिशियली या जो डॉक्यूमेंटेड है, बाबा लक्ष्मण दास आर्य जी जो थे, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश कर दिया या हिस्सा लिया, और इनको गिरफ्तार करके भेज दिया लाहौर। बाद में उन्हीं के पुत्र हुए सत्यप्रकाश बागी, और या फिर एक और अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी थे, तीर्थराम जी थे ओयल से, भार्गव गोपीचंद थे। ठीक है, तो ये सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो ऊना से हुए हैं। ठाकुर हजारा सिंह जी भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो ऊना से थे। तो ये क्वेश्चन हजारा सिंह जी पे तो कई बार आया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऊना के गठन के बारे में। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे पीछे। अगर आपने ये नहीं देखा है तो ये तो हिमाचल के गठन की बात है, तो मैं ये बात तो अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बट अगर आप देखोगे तो एक आप स्नैपशॉट यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, कि कब कब कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं हिमाचल के गठन के लिए। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप स्नैपशॉट ले सकते हो। तो बात क्या है कि जब 1972 में हिमाचल का पुनर्गठन होता है तो वहाँ से ऊना जो है वो निकल के आता है। ठीक है, ऊना निकल के आता है और हमीरपुर भी वहाँ से बनता है। फिर ऊना की जो स्टोरी है वो आगे से स्टार्ट हो जाती है। तो होता क्या है कि 18 नवंबर 1966 से पहले जो ऊना था वो पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। ये ऊना जो पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट की ऊना एक तहसील हुआ करता था। फिर जब पुनर्गठन होता है पंजाब में तो जो ये ऊना है वो दे दिया जाता है कांगड़ा के साथ हिमाचल में। ठीक है, तो ये ऊना जो 1966 से लेकर 1972 तक ऊना जो है वो कांगड़ा की एक तहसील बन जाता है, अगर आप यहाँ पे देखते रहोगे। फिर क्या होता है कि YS परमार जी बनते हैं हमारे मुख्यमंत्री, और फिर वो करते हैं पुनर्गठन हिमाचल का। क्योंकि जो एरिया पंजाब से मिले थे उनको भी एडमिनिस्ट्रेट करना इतना आसान नहीं था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी भाषा, बोली और डेमोग्राफी, जियोग्राफी सभी का फर्क था। तो उन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, जिसमें से कांगड़ा को उन्होंने कांगड़ा के 3 भाग किए। एक तो उसमें कांगड़ा चला गया, हमीरपुर चला गया, आ गया, फिर ऊना आ गया। तो हमीरपुर और कांगड़ा जो है वो 1 सितंबर 1972 को बने। तो यहाँ से ऊना की स्टोरी स्टार्ट होती है। 1 सितंबर 1972 को जो है ऊना वो अस्तित्व में आया। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मैप में भी देखना चाहोगे तो ये पहले कांगड़ा हुआ करता था। नेक्स्ट में देखते हैं। तो ये कांगड़ा इतना सा रह गया, इसमें से ऊना निकल के आया।
देन यहाँ से निकल के आया हमीरपुर। तो ऐसे जैसे ऊना की स्टोरी है, 1 सितंबर 1972 को जो है ऊना बन के आया। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि एक 1972 को ऊना बन के आया, ठीक है। और इसका जो एरिया था वो 1540 वर्ग किलोमीटर के करीब था। दशकीय जो वृद्धि थी वो 16.86 के करीब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने कर ली थी, और गांव भी देख लिए थे हमने, पंचायतों की भी बात कर ली थी। अभी बात कर लेते हैं ऊना का जो अभी का स्ट्रक्चर है उसकी। तो ऊना की अभी 5 तहसीलें हैं, उसमें जो बंगाणा है, घनारी है, अम्ब है, ऊना है और हरोली है, 5 इसकी तहसीलें हैं। और अगर उप तहसीलों की बात करें तो 8 उप तहसीलें हैं। अभी इस पे क्वेश्चन आना कुछ श्योर नहीं है, बट एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि उप तहसीलों को क्या है ना कि गवर्नमेंट्स चेंज करती रहती हैं। तो भरवाई, जोल, बीड़ू कलां, गगरेट, कड़ोहा, दौलतपुर, मैतपुर, बसदेड़ा, इसपुर और दुलहट, ये तो इसकी उप तहसीलें हैं। 5 इसके विकास खंड हैं, और इसमें अम्ब, गगरेट, बंगाणा, हरोली और ऊना है। और अगर इसकी विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो 5 ही हैं, कुटलैहट है, ऊना है, और हरोली है, गगरेट है, ठीक है, और चिंतापुर्नी है या चिंतपुर्नी है। तो अभी कुछ और आंकड़े देख लेते हैं ऊना के बारे में। ये ओके, तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ऊना का जो नंबर है वो 10वां नंबर आता है। और अगर दशकीय जनसंख्या की बात करें, वृद्धि की, तो ऊना जो है पहले नंबर पे है। जो 10 सालों में जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो सबसे ज़्यादा ऊना में हुई है, ठीक है। तो जो ये नंबर है 16.3 के करीब है, 16.3 के करीब ये नंबर है। जो औसत हिमाचल का नंबर है वो 12.9 है। 338 इसका जनसंख्या घनत्व है, जो हमीरपुर के बाद ये इसका दूसरा नंबर आता है। साक्षरता की बात करें तो ऊना 86.53% है, जो हमीरपुर के बाद इसका दूसरा नंबर आता है। अगर उद्योगों में रोजगार की बात करनी हो तो ऊना की जो मैन पावर है वो 4थे नंबर पे आती है, ठीक है, जो उद्योगों में लोग काम करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बात करनी हो तो 6ठा नंबर आता है ऊना का। और सड़कों की अगर बात करें तो ऊना के पास जो 1771 के करीब सड़कें हैं, और इसमें ऊना का 8वां नंबर है। 487 वर्ग किलोमीटर इसके पास वन क्षेत्र है, काफी छोटा सा वन क्षेत्र है, क्योंकि ऊना काफी छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें इसका 10वां नंबर आता है, ठीक है। और कुछ इसमें तथ्य देख लेते हैं। ऊना के पास जो सबसे ज्यादा सिख धर्म की सिख आबादी है, और सबसे कम इसके पास शेड्यूल्ड ट्राइब आबादी है। शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो 870 के करीब इसका शिशु लिंग अनुपात है, वो एक अच्छी बात नहीं है। और कांगड़ा के बाद अगर सबसे ज़्यादा आम है या सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंसें हैं तो वो ऊना में होती हैं। और ऊना में सबसे कम जो है कच्ची सड़कें हैं। और ऊना का जो सबसे बड़ा गांव है वो है बसौली, ठीक है। एक छोटा सा आपको आंकड़ा दे देता हूं मैं। ये वर्ग जो इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ऊना का जो क्षेत्रफल है 1540 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो नंबर आता है वो 10th नंबर आता है। अगर इसमें भी आप देखोगे सारा तो सबसे ज़्यादा जो है वो लाहौल स्पीति है, दूसरे नंबर पे किन्नौर है क्षेत्रफल में, फिर चंबा आता है, फिर कांगड़ा आता है, ठीक है। तो ऊना का नंबर जो आता है वो 10वां नंबर आता है, ठीक है। अगर जनसंख्या की बात करें तो 5,21,173 जो ऊना है उसका जो नंबर है वो 6ठा नंबर आता है जनसंख्या की। अगर बात करें, अगर आप ये ग्राफिक्स देख रहे होंगे, ठीक है। जनसंख्या अगर बात करें 100 साल में ऊना की जनसंख्या कितनी बड़ी है तो 1,65,000 थी जब आज से 100 साल पहले, मतलब अभी तो 2011 की अगर हम बात करें तो 1,65,000 के करीब थी 1901 में, और जो वो बढ़ के 5,01,73 हो जाती है 2011 में। 1955 में, 1951 में 1,96,829 के करीब हो जाती है। और 1971 में जो इसकी जनसंख्या है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो 2,61,357 के करीब इसकी जनसंख्या हो जाती है, ठीक है। अगर साक्षरता दर की बात करें तो ऊना की जो साक्षरता दर है वो है 86.49, और ये हमीरपुर के बाद ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है। लिंगम अनुपात की बात करें तो उसमें ऊना का नंबर जो आता है वो आता है, ऊना का नंबर आता है 6th,
977 जो है इसके यहाँ का लिंग अनुपात है, और ये आता है 6ठे नंबर पे ऊना। ठीक है, लिंग अनुपात की बात करें तो वही है, अगर आपने 100 साल पहले का देखना हो, मतलब अगर 2011 से 1911 के बीच में देखना है, तो लिंग अनुपात 900 के करीब 1911 में था, जो बढ़ के 976 हो जाता है 2011 में। इसी बीच लगभग 1971 टू 81 के बीच में 1003 भी हुआ है कभी, बट अभी जो है वो 976 आ जाता है, या 77 भी कहीं पे लिखा है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या जो घनत्व है वो हमीरपुर में सबसे ज्यादा है, मतलब 406 के करीब पर स्क्वायर किलोमीटर जो उसका जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व बेसिकली क्या होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो हमीरपुर में वो सबसे ज्यादा है। ऊना जो है दूसरे नंबर पे आता है 338 के साथ। ठीक है, अभी देख लेते हैं ऊना की जो अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है दोस्तों, ऊना की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं ऊना की जो रेलवे के बारे में। ऊना की जो रेलवे है नंगल टू तलवाड़ा डैम, उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 दिसंबर 1974 के करीब। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आज तक भी ये कार्य पूरा नहीं हुआ है। ये एक, आप इसको राजनीतिक इच्छा शक्ति कहें या एक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बोलें, पता नहीं है, बट इतना समय होने के बाद अभी भी ऊना तलवाड़ा रेलवे कंप्लीट नहीं हुआ है। हालांकि 1991 को नंगल टू ऊना तक जो रेलवे लाइन थी उसका काम पूरा हो गया था, तो ये 1991 में पूरा हुआ। और उसके बाद दौलतपुर, ऊना टू दौलतपुर जो रेलवे लाइन है उसका काम भी आज तक पूरा हो गया है। ठीक है, और अभी यहाँ से ऊना से दिल्ली के बीच में एक भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन किया था 13 अक्टूबर 2022 को हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, और बात करें ओवरऑल कहाँ तक काम हुआ है ऊना तलवाड़ा रेलवे का, तो हिमाचल में मैक्सिमम काम हो चुका है। सिर्फ 6 किलोमीटर जो दौलतपुर से लेके पंजाब बॉर्डर का है वो बचा हुआ है, उसमें भी 90% जो जमीन का अधिग्रहण हो गया है, बट पंजाब में 18-19 किलोमीटर है, उसका अभी तक काम हुआ नहीं है। ठीक है, तो हिमाचल में ऊना तलवाड़ा रेलवे का काम ऑलमोस्ट लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए, और जो ये रेलवे लाइन है वो हिमाचल में एकमात्र ब्रॉड गेज जो है वो लाइन है। बाकी जो लाइनें हैं वो शिमला वाली या ऊपर कांगड़ा वाली वो मीटर गेज है या नैरो गेजेस है। ब्रॉड गेज एक ही लाइन है। ठीक है, अर्थव्यवस्था पे ही बात करते हैं तो ऊना में जगह है एक पेखुबेला, वहाँ पे बीज संवर्धन केंद्र है। अगर ऊना के फ्रूट्स की बात करें तो इसमें नींबू, किन्नू, माल्टा, संतरे, इनका आम का उत्पादन होता है। अजनौली में एक पोल्ट्री फार्म है, और दूध अभिशीतन जो केंद्र है वो एक बंगाणा में है, पुब्बोवाल में है और एक जलेड़ा में है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं औद्योगिक क्षेत्रों की। तो आम्ब, गगरेट, मैतपुर, ये 3 औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वो ऊना जिले में आते हैं। अगर आप इनकी लोकेशन वाइज भी देखोगे तो आम्ब ये लगभग यहाँ पे आपके नॉर्थ की साइड को पड़ता है ऊना के, आम्ब और गगरेट, और मैतपुर जो ये साइड में पड़ता है आपके साउथ की साइड में। ठीक है, अभी देख लेते हैं धार्मिक स्थान ऊना में कौन कौन से धार्मिक स्थान हैं। ठीक है, तो चिंतपूर्णी माता के का मंदिर है ऊना में। ये जसमा धार जो शिवालिक पहाड़ी है उस पे आता है। ठीक है, और यहाँ पे चिंतपूर्णी के मेले भी होते हैं नवरात्रों के टाइम में। ठीक है, तो मेले और जो धार्मिक स्थान है वो हम लोग इस टॉपिक में कवर कर रहे हैं। उसके बाद मंदिर आता है, एक अलग धार्मिक स्थान है शिवबाड़ी गगरेट का। ठीक है, तो ये एक द्रोणाचार्य द्वारा स्थापित शिव मंदिर है। माना जाता है कि जो इसका जो संबंध है वो महाभारत काल से है, जब द्रोणाचार्य ने यहाँ पे स्थापना करी थी इस मंदिर की। उसके बाद सिखों का एक फेमस धार्मिक स्थान है बाबा बड़वाग सिंह, ये अंब तहसील में पड़ता है, और मार्च के महीने में यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मेला होता है होला मोहल्ला के नाम से। ठीक है, एक देवसर महादेव मंदिर है, यहाँ पे भी जब सावन का महीना होता है, ये बंगाणा तहसील में आता है, जो सावन का महीना होता है जब, तो इसमें भी सोमवार के यहाँ पे मेले लगते हैं या बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं। बाबा गरीबदास का मंदिर है, ये गोविंद सागर जो बांध है उसकी जो रिजर्वायर है उसके बीच में आता है, ये बेड़ू के नजदीक ये पड़ता है बंगाणा तहसील में। ठीक है,
पीरनगाह एक बहुत फेमस मंदिर है बसोली में, ठीक है। तो इसमें भी मेले लगते हैं पीरनगाह में, ठीक है। और एक रुद्रानंद आश्रम है नारी में, ये भी एक फेमस स्थान है यहाँ पे। और जोगी पंगा मंदिर है, ये भी ऊना में है, ये भी काफ़ी फेमस स्थान है ऊना में। अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी महत्वपूर्ण हस्तियों के बारे में कि ऊना से कौन कौन सी हस्तियां आज तक पैदा हुई हैं। तो पद्मश्री चरणजीत सिंह, ये भी ऊना से ही बिलोंग करते हैं, नहरी करके एक जगह है वहाँ से। तो ये जो 1964 में इंडियन टीम को गोल्ड मेडल लेके आए थे, उनके कैप्टन हुआ करते थे। बाद में ये हिमाचल यूनिवर्सिटी के ये फिजिकल एजुकेशन में डायरेक्टर रिटायर हुए थे। महेंद्र पाल सिंह जी, ये भी फर्स्ट प्लेस मिला था इनको जो पिस्टल शूटिंग में एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। और स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें तो हमारे ठाकुर हजारा सिंह जी, लक्ष्मीदास आर्य, सत्यप्रकाश बागी, महाशय तीर्थ राम, गोपी चंद, ये सारे जो थे हम यहाँ की महत्वपूर्ण हस्तियां थी। करंट सिनेरियो में अगर बात करें तो शहीद कैप्टन अमोल कालिया जो कारगिल युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। निषाद कुमार जो अभी पैरा ओलंपिक्स में हमारे लिए सिल्वर मेडल लेके आए थे हाई जंप में। देन दीपक कुमार सौंखला, ये कभी हमारी भारतीय हॉकी टीम के सदस्य हुआ करते थे और भारतीय हॉकी टीम जूनियर के ये कप्तान भी रह चुके हैं। तो ये बात थी हमारी उसकी। अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी भौगोलिक ऊना के बारे में, ठीक है। तो शिवालिक, स्वां नदी और सतलुज, ठीक है। तो अगर ऊना की अगर हम बात करें यहाँ पे देशांतर और अक्षांश की बात करें तो ऊना जो पड़ता है, उत्तरी अक्षांश की अगर बात करें तो 31 डिग्री 21 मिनट से लेकर 31 डिग्री 50 मिनट के बीच में हमारा ऊना पड़ता है। लगभग यहाँ पे पड़ता है ऊना, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ऊना पड़ता है, ठीक है। 31 डिग्री 21 मिनट से लेके 31 डिग्री यहाँ पे ये पड़ता है। और अगर आप पूर्वी देशांतर की बात करें तो 76 डिग्री 18 मिनट से लेके 76 डिग्री 28 मिनट के बीच में पड़ता है। अगर आप देखोगे तो ये 76 स्टार्ट होता है, 76 डिग्री 18 मिनट से लेके 76 डिग्री 28 तक ये ऊना की लोकेशन है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा इसकी जियोग्राफी क्लियर करवा देते हैं। ये जो मैप है ये एक गूगल से लिया गया मैप है, ठीक है। जो आपका ऊना है वो लगभग इस जैसी लोकेशन में पड़ता है, ठीक है। अगर आप ऊना का मैप यहाँ पे उसमें सुपरइम्पोज करके डालते हो तो ऊना लगभग यहाँ पे आता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो आपको येलो लाइंस दिख रही है ये सारी ऊना है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं ऊना की जियोग्राफी। जो ऊना है वो दो नदियों के बीच में बहता है, एक तो ब्यास नदी है, दूसरी सतलुज नदी है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये ऊपर व्हाइट कलर आपकी जाती है ब्यास नदी जो कांगड़ा से बहती है, बट ऊना में इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। और जो दूसरी नदी है वो आती है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये सतलुज नदी है और ये सतलुज नदी यहाँ से ऐसे एंटर करती है और यहाँ से ऐसे निकल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो जो सतलुज नदी है वो बंगाणा तहसील में ऊना में एंटर करती है, एक जगह है लठियाणी। और थोड़ा टाइम ऊना में रहने के बाद, थोड़ा क्षेत्र रहने के बाद ये निकल के आ जाती है पंजाब में। तो एक भरमोटी करके जगह आती है जिसमें ये पंजाब में एंटर कर जाती है, ठीक है। मैं फोकस देख लेता हूँ यार कैमरा का, कहाँ पे आता है फोकस, यहाँ पे ठीक आता है क्या पता नहीं, ठीक है। एनीवेज क्या फर्क पड़ता है, राइट, मैन इन ब्लैक। तो यहाँ पे ये भरमोटी के पास जो है ये पंजाब में एंटर कर जाती है। उसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़े से जो टीम ने पॉइंट रखे हैं। तो जो ब्यास नदी है वो ऊना में नहीं बहती है, ब्यास नदी जो बहती है वो बहती है सिर्फ कांगड़ा में। सतलुज लठियाणी के पास एंटर करती है और भरमोटी में जो पंजाब में प्रवेश कर जाती है। और लठियाणी जो है वो बंगाणा तहसील में पड़ता है, भरमोटी जहां से ये पंजाब में एंटर करती है वो ऊना तहसील में पड़ता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो जो ऊना है वो दो शिवालिक पहाड़ियों के बीच में है, जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था। एक शिवालिक पहाड़ी तो आपको यहाँ से ये दिख रही है, यहाँ से जाती है अगर आप मेरा कर्सर देख रहे हो। दूसरी शिवालिक पहाड़ी जो है वो यहाँ पे आती है ऐसे जैसे करके, ठीक है। तो ये जो शिवालिक पहाड़ी है जो नॉर्थ साइड में जहाँ पे आप मेरा कर्सर देख रहे हो, ये पहाड़ी लगभग चिंतपूर्णी के पीछे से स्टार्ट होती है और ये ऑल द वे डाउन यहाँ पे जाके पहले तो ये कांगड़ा के साथ आपका यहाँ तक बॉर्डर बनाती है और उसके बाद यही पहाड़ी आगे चल के हमीरपुर के साथ आपका बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1,
जसमा धार को हमीरपुर से सोलासिंगी धार भी कहते हैं। नंबर 2, जसमा धार में ऊना का चिंतपूर्णी धार या जसमा धार या सोलासिंगी धार में ऊना का सबसे हाईएस्ट पॉइंट आता है और उसका जो नाम है वो है भरवाई। ठीक है, बुक्स में भरवेन लिखा है, बारवेन लिखा है और इसकी जो ऊंचाई माना जाता है कि 1200 मीटर के करीब करीब है। ठीक है, क्वेश्चंस में 1100 से लेके 1200 तक अगर आपको ये ऑप्शंस में आता है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो आप। 1500 नहीं है, 1100 और 1200 के बीच में इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये तो हो जाती है आपकी चिंतपूर्णी धार की बात। अगर आप दूसरी धार वो देखोगे तो ये जो पहाड़ी है, शिवालिक पहाड़ी, ये आपका बॉर्डर बनाती है पंजाब के साथ। ठीक है, तो 2 शिवालिक पहाड़ियों के बीच में ऊना बसता है और 2 पहाड़ियों के बीच की जो एरिया है उसको दून एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी दून एरिया में आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ऊना की जो एक अपनी नदी है, स्वां नदी, वो उसका उद्गम भी होता है। चलिए स्वां के बारे में पढ़ लेते हैं अभी। तो स्वां नदी जो है वो 2 शिवालिक पहाड़ियों के बीच में से निकलती है और ये दून घाटी में से बहती हुई हरोली तहसील में संतोगढ़ एक जगह से एग्जिट लेती है, पंजाब में एंटर करती है और आगे जाके पंजाब में ही अनंतपुर साहब में ये मिल जाती है सतलुज के साथ। जो तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि स्वां नदी जो है वो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और इसका जो उद्गम है वो होता है दून वैली से, जसमा दून क्षेत्र से होता है। दौलतपुर के पास एक जगह है और उसके बाद जो इसका पुराना नाम है दोस्तों वो सोमभद्रा करके स्वां नदी का पुराना नाम था। ठीक है, एंड अभी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके बीच में। कई जगह क्वेश्चन आता है कि उस नदी का एक नाम बताइए जो ऊना को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। हालांकि क्वेश्चन का जो एक लॉजिक है उसके बारे में तो क्या बोल सकते हैं, बट करीब करीब अगर आप देखोगे तो स्वां नदी जो है ऊना को 2 हिस्सों में बांटती है। ठीक है, तो इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हो। ठीक है, ऊना सोमभद्रा नदी है। ठीक है, इसके बाद सोमभद्रा इसका पुराना नाम है। स्वां नदी को ऊना का सौरव भी कहा जाता था, ऊना का दुख भी कहा जाता था, या कई जगह पे हिमाचल का दुख भी लिखा हुआ था, बट आई थिंक ऊना का दुख बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, हिमाचल में तो और भी नदियां हैं। कारण ये था कि ये मानसूनी नदी है। मानसून के टाइम में जब बरसात होती है जुलाई अगस्त सितंबर या जून जुलाई अगस्त सितंबर में अगस्त तक, तो इसमें बहुत ज्यादा पानी होता है। होता क्या है कि इसकी जो ट्रिब्यूटरी खड्डे हैं वो शिवालिक पहाड़ियों पे जब इसमें बारिश पड़ती है तो ये पानी सारा स्वां नदी में चला जाता है। ठीक है, ऑल ऑफ सडन इतना पानी आएगा तो फिर क्या होता है कि स्वां नदी जो है ये जो इसका तटीय एरिया होता है उसका कटाव करना स्टार्ट कर देती थी। तो होता क्या था कि साइडों से भी ये बहुत सारा जो जमीन है बहा के लेके चली जाती थी और किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसका जो चैनलाइजेशन, इसका जो तटीकरण की जो व्यवस्था करी, अभी स्वां नदी से बहुत कम नुकसान होता है। तो एक और क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार की कौन सा देश स्वां नदी के प्रोजेक्ट्स या प्रबंधन में मदद कर रहा है, तो वो है जापान। जापान इसकी मदद कर रहा है। ठीक है, स्वां नदी दौलतपुर से पैदा होती है, उद्गम होता है। ठीक है, सोमभद्रा इसका पुराना नाम था, ऊना का शौक भी कहा जाता है, जसमा दून वैली से ये निकलती है। ठीक है, और ऊना को 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांटती है, लगभग। अगर ये क्वेश्चन आएगा नहीं, संतोषगढ़ में ये हिमाचल को छोड़ती है और अनंतपुर में जाके ये मिल जाती है सतलुज से। सतलुज की ये सहायक नदी है। स्वां नदी की अगर सहायक नदियों की जो बात करें, बेसिकली शिवालिक पहाड़ियों से जो नदियां छोटी छोटी निकलती हैं सीजनल, उनको खड्डे बोलते हैं। तो स्वां नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है गारनी खड्ड है या अम्ब की खड्ड, पंजोआ, ये इस साइड की खड्डे हैं। और अगर आप शिवालिक पहाड़ी पंजाब की साइड से देखोगे तो लोहारली, बटेड़ा, कोड़ा, कोड़ी, पंजाब और ये खड्डे जो हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। हालांकि